नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। उपचुनावों के संग्राम में रोज नए रंग देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के अंदर जहां भूचाल मचा हुआ है, वहीं बीजेपी में भी कई जगह गुटबाजी की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। वार पलटवार और बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी पारा अपने शबाब पर है। उपचुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। प्रदेश में दलितों के मुद्दे पर अक्सर बीजेपी को कोसने वाली कांग्रेस अब खुद घिरती नजर आ रही है। ग्वालियर में कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर और बैनर लगाए हैं, उसमें फूल सिंह बरैया दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने अब कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है और उपचुनाव से पहले फिर दलित मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में दलित मुद्दे को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया की फोटो पार्टी के पोस्टरों और बैनरों से गायब है। लिहाजा मौके की तलाश में बैठी बीजेपी अब कांग्रेस पर इसे लेकर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने इसे दलित नेता का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि बरैया को पहले राज्यसभा का लड्डू दिखाया गया, बाद में उन्हें कांग्रेस पार्टी के पोस्टर और बैनर तक में जगह नहीं दी जा रही है। बीजेपी ने मांग की है कि फूल सिंह बरैया को एआईसीसी में बड़ा पद देकर उनके सम्मान की चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए। फूल सिंह बरैया जी एक बड़े वरिष्ठ और सम्मानीय नेता हैं। उनका दलित समाज में ही नहीं, हर वर्ग में उनका महत्व है। एक अच्छे नेता हैं वो, पर उनको राज्यसभा का लट्टू दिखाया, राज्यसभा और सट खींच लिया। फिर उन्होंने कहा कि आप कैसे काम चलेगा, तो उन्होंने कहा वो वरिष्ठ हैं, सम्मानी हैं। तो वरिष्ठ सम्मानी कहने से आप जितने भी देखिए होर्डिंग बैनर कहीं भी, उनको सम्मान मिल रहा है क्या? तो उनको सम्मान दिया जाए। उनको भाई ठीक है, राष्ट्रवादी भेजा तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महामंत्री बनाए। फूल सिंह बरैया के सम्मान के मसले पर कांग्रेस बीजेपी के हाथों खुद को घिरते हुए देख 2 अप्रैल की घटना और उसके बाद हुए गुनाकांड के बहाने बीजेपी पर दलित विरोधी होने के आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि फूल सिंह बरैया हमारे सम्माननीय नेता हैं, उन्हें पार्टी उपचुनाव में विधानसभा का टिकट दे रही है, वो चुनाव मैदान में होंगे। कांग्रेस ने बीजेपी से मांग की है कि अगर उन्हें फूल सिंह बरैया जी के सम्मान की चिंता है तो बीजेपी बरैया जी के सामने कोई प्रत्याशी न उतारे। फूल सिंह बरैया जी कांग्रेस के आज वरिष्ठ नेता हैं और कहीं ना कहीं से ऐसी उम्मीद है कि चुनाव लड़ेंगे वो विधानसभा का, इसलिए उनकी फिक्र न करे भारतीय जनता पार्टी। जो दलितों पर अत्याचार हुए, उनके साथ मारपीट हुई, उनकी ज़मीन छीन ली, और राजकुमार अहिरवार का केस कौन भूलेगा। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी फूल सिंह बरैया जी की इतनी चिंता कर रही है, तो एक काम करे बस, वो फूल सिंह बरैया जी कांग्रेस की टिकट भी जहाँ से भी चुनाव में खड़े हों, वहाँ बीजेपी अपना कोई प्रत्याशी खड़ा न करे, तो लगेगा कि ये दलितों के चिंतक हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। प्रदेश की जिन सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, उनमें ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे ज्यादा सीटें हैं। यहां दलित मतदाता कई सीटों पर निर्णायक हैं। ऐसे में कांग्रेस को दलित नेता फूल सिंह बरैया को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। बीजेपी इसे कांग्रेस के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी को दलित विरोधी बताने की कोशिश करती आई है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस पूरा दम लगाने के लिए तैयार है। डबरा सीट के लिए कांग्रेस ने ऐसी जमावट तेज कर दी है जिसके जरिए वो बीजेपी को उपचुनाव में कड़ी चुनौती दे सके। इमरती देवी के लिए कमलनाथ ने एक खास प्लान भी बनाया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। डबरा सीट पर होगी जोरदार जंग। बीजेपी को कड़ी चुनौती देगी कांग्रेस। इमरती देवी को टक्कर देगी महिला ब्रिगेड।
कितना कारगर होगा कांग्रेस का प्लान? उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस का फोकस ग्वालियर चंबल सीटों पर ज्यादा है और इनमें से एक सीट है डबरा। इस सीट पर सिंधिया समर्थक इमरती देवी का कब्जा रहा है और अब दल बदल कर शिवराज सरकार में भी महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री हैं। कांग्रेस इमरती देवी की घेराबंदी के लिए कमलनाथ की महिला ब्रिगेड को मैदान में उतार रही है। कांग्रेस की इस महिला ब्रिगेड में विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रही और कांग्रेस विधायक हीना कावरे, पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु और कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी को डबरा सीट जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। माननीय इमरती देवी जी जो सत्ता के लालच में कांग्रेस को छोड़ के चली गई, उनके लिए माननीय कमलनाथ जी ने अपनी महिला विंग उतारी है, जिसमें सम्माननीय विजय लक्ष्मी साधो जी जो पूर्व मंत्री रही हैं, हिना कावरे जी और झूमा सोलंकी जी की हमारी विधायकों की एक टीम डबरा विधानसभा को देख रही है। इमरती देवी डबरा सीट पर मजबूत चेहरा है। अगर पिछले चुनाव पर नजर डालें तो 2008, 2013 और 2018 के चुनाव में इमरती देवी ने इस सीट पर कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हुए रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की थी। 2018 के चुनाव में इमरती देवी को 90,000 से ज्यादा वोट मिले थे। उन्होंने बीजेपी के कप्तान सिंह को जबरदस्त शिकस्त दी थी। यही वजह है कि डबरा सीट कांग्रेस के मजबूत गढ़ में तब्दील हो गई थी। लेकिन सिंधिया के दल बदल कर बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया समर्थक इमरती देवी भी बीजेपी में शामिल हो गईं। शिवराज सरकार में भी उन्हें महिला बाल विकास विभाग ही मिला और इमरती देवी को घेरने के लिए कमलनाथ की महिला ब्रिगेड को उतारने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जवाबी हमला बोला है। आज कांग्रेस भले ही महिलाओं को मैदान में उतार दे, महिला ब्रिगेड बना दे, पर वास्तविकता ये है कि महिलाओं कार्यकर्ताओं की जगह सिर्फ चुनाव में परिश्रम करने के लिए है। जहां नेतृत्व देने की बात आती है तो हमेशा कांग्रेस द्वारा महिलाओं को ठगा जाता है। डबरा सीट पर इमरती देवी उपचुनाव में बीजेपी का चेहरा होंगी। आंकड़े बताते हैं कि इमरती देवी का इस सीट पर दबदबा है। इमरती देवी खुद भी दावा कर चुकी हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता भी इस सीट पर उन्हें मात नहीं दे सकते। ऐसे में कमलनाथ ने भी जिम्मेदारी महिला ब्रिगेड को सौंपी है। इस जिम्मेदारी को पूरा करना तीनों विधायकों के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मंसल न्यूज। भिंड की 5 विधानसभा सीटों में 2 सीट यानी महगांव और गोहद पर उपचुनाव होना है। इसलिए इन दोनों विधानसभाओं में चुनावी सभाओं और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। ऑपरेशन लोटस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया सभी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकेगी। भिंड की 2 सीटों पर भिड़ंत, कांग्रेस से भिड़ेंगे भदौरिया। ऑपरेशन लोटस में था बड़ा हाथ, अब उपचुनाव में दिखाएंगे। भिंड में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस जहां प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, तो सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जीत का दम भर रहे हैं। दरअसल अरविंद भदौरिया ने ऑपरेशन लोटस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 22 विधायकों को बेंगलुरु में जिस रिजॉर्ट में रखा गया था, उसमें उनकी सुरक्षा का जिम्मा अरविंद भदौरिया को ही सौंपा गया था और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। ये उनके मैनेजमेंट का ही प्रतिफल है कि उन्हें कैबिनेट में मंत्री पद से नवाजा गया। उनके हौसले बुलंद हैं और उपचुनाव में सभी सीटें जीतने का दम भर रहे हैं। मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस नेताओं, ये जो 3.5 साल बचे हैं, मुझे दम अहंकार नहीं है। 3.5 साल जो बचे हैं, 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। कांग्रेस की सरकार किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी ताकत के बाद भी ये कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में अभी नहीं रहेगी। 3.5 साल ये करेंगे, आगे चुनाव में जाएंगे तो फिर हम 150 से 200 सीटें जीत के आएंगे। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। सभी सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी और जनता बिकाऊ लोगों को सबक सिखाएगी। अरविंद सिंह भदौरिया जी ने उनका अहंकार बोल रहा है और उन्होंने और भी जो शब्द यूज राजनीति में जो किए हैं
अपने बाप की बराबर उम्र के इंसान से जो हमारी संस्कृति, भिंड की संस्कृति जो कभी नहीं कहती, और अहंकार कभी किसी का टिकता नहीं है, और अहंकार का जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी। उन्हें भी मालूम पड़ जाएगा कि वो जमानत बचाने को मजबूर हो जाएंगे उनके भाजपा के प्रत्याशी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही नेता अपनी अपनी पार्टी के जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी और कांग्रेस के दावे अपनी जगह है। सत्ता की चाबी जनता के हाथ में है और वही अंतिम निर्णय करेगी। सरकारें बनने न बनने देने का निर्णय को लेकर नेताओं को ऐसे दावे नहीं करना चाहिए। ये निर्णय जनता को करना चाहिए। जनता सर्वोपरि है प्रजातंत्र में, उसी का मत मायने रखता है। जब चुनाव हो जाता है उसके बाद नेताओं की बारी आती है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है या नहीं। भिंड की 2 सीटें महगांव और गोहद में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए ओपीएस भदौरिया और रणबीर जाटव की टिकट पक्की है। महगांव से कांग्रेस के चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी अपनी दावेदारी जता चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में उनकी उम्मीदवारी को लेकर एक खेमा तैयार नहीं है। फिलहाल कांग्रेस के सामने उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन बड़ी चुनौती है। रहा चुनाव में जीत के दावों का सवाल तो ये जनता जनार्दन ही तय करेगी। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज, भिंड। प्रदेश में जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से एक सीट बदनावर भी है, जहां बीजेपी के अंदर गुटबाजी की खबरों ने कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी 1-2 नहीं बल्कि कई गुटों में बटी हुई है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता भी बैठकों में उन्हें तवज्जो नहीं मिलने की बात लगातार कह रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एमपी में ऑपरेशन लोटस और उसके बाद सत्ता परिवर्तन के बाद से ही बदनावर में बीजेपी लगातार संघर्ष करती नजर आ रही है। उपचुनाव को लेकर हो रही बैठकों में इसका असर साफ देखा जा सकता है। कई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें बैठकों में तवज्जो नहीं मिल रही है। ना तो बैठकों की सूचना दी जा रही है तो ना ही उन्हें कोई पूछने वाला है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कुछ लोग घर में बैठकर उपचुनाव की रणनीति बना रहे हैं और चहेते लोगों को अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। रायशुमारी भी नहीं की जा रही है। भाजपा मंडल बैठक को लेकर कहना तो क्या है, बाकी हमको कोई सूचना नहीं होती है किसी प्रकार की भी, कब बैठक हो रही, क्या हो रही, कब हो क्या हो रहा, नहीं हो रहा। न हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं उनको सूचना नहीं है, नाम किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मैं स्वयं खुद हूँ, मुझे कोई सूचना नहीं आज तक कि कब बैठक हो रही, क्या हो रही, क्या गतिविधि चल रही, पार्टी में क्या नहीं चल रही है, पक्षपात चला रहे हैं, गुटबाजी हो रही है। ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपा हमारी माँ है और भाजपा अगर माँ है तो काम करने सबको मिलकर करना चाहिए। और जो राजू जी यादव है जिलाध्यक्ष, उनको ऐसी गुटबाजी पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कांग्रेस से बीजेपी में आए राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के अभिनंदन समारोह में बीजेपी जिला अध्यक्ष राजीव यादव की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। विधानसभा प्रभारी कृष्ण मुरारी मोघे की बैठक में से भी 14-15 सेक्टर प्रभारी गायब रहे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कुछ स्वार्थी तत्व सिर्फ अपनी झांकी जमाने में लगे हुए हैं। भाजपा में स्थानीय स्तर पर अभी गुटबाजी और माया मंडप और झांकी मंडप परचम पे है। खैर, इसमें हम तो एक विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। राजनीति अपना उद्देश्य नहीं है और ना किसी स्वार्थ से हम संगठन का काम करते हैं। हम तो सिर्फ एक विचारधारा और राष्ट्रवाद को लेकर उसी विचारधारा के साथ चल रहे हैं। पर कुछ व्यक्ति हैं जो सिर्फ राजनीति का उद्देश्य और अपना सिर्फ स्वार्थ बस आगे जा रहे हैं। निचला जो कार्यकर्ता है वो अभी अपने मन में कुछ कुंठित से भाव रखता है, क्योंकि उसको तवज्जो नहीं दी जा रही। किसी भी मीटिंग में या कोई अगर बैठक या ये होती है तो निचला कार्यकर्ता को उसमें बुलाया नहीं जाता है। इधर बीजेपी की अंतर्कलह ने कांग्रेस को मौका दे दिया है और वो जमकर चुटकी ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी 1-2 नहीं बल्कि 6-7 गुटों में बंट गई है। हर नेता का अपना अलग गुट है। भाजपा की गुटबाजी यहाँ पर 6-7 गुट पहले से थे। खेमराज जी का अलग गुट, सोमानी जी का अलग गुट, प्रहलाद जी का अलग गुट, शेखावत जी का अलग गुट, ऐसे 6-7 गुट यहाँ थे। एक इसमें हमारा जो बिकौलाल सिंह दत्ती गाँव है वो आकर के एक गुट अब यहाँ और बढ़ चुका भारतीय जनता पार्टी के बीच। कांग्रेस 100% यहाँ से जीतेगी, क्योंकि यहाँ का बदनाव की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और उन्होंने यहाँ का मत को बेचा है। यहाँ के
यहाँ के मत को बेचा है। ये तो जनता यहाँ पे किसी भी कीमत पे दत्ती गांव जी को बर्दाश्त नहीं करेगी। बदनावर में बने हालात को देखकर फिलहाल तो ये कह पाना मुश्किल है कि कौन किस तरफ है और उपचुनाव में कौन किसका साथ देगा। जहां तक जनता का सवाल है वो इस समय जरूर ठगा हुआ महसूस कर रही है। महेश पाटीदार, बंसल न्यूज, बदनावर। कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है। मास्क एक अहम जरूरत बन गया है। मास्क को वायरस के खिलाफ बड़ा हथियार माना जा रहा है, तो यह हथियार अब राजनीति में विरोधियों के खिलाफ भी काम आने वाला है। उपचुनाव को देखते हुए ग्वालियर चंबल अंचल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कुछ ऐसे ही मास्क जारी किए हैं। मास्क पर स्लोगन लिखे गए हैं। लिखा है, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर से कमलनाथ सरकार चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ये मास्क लोगों को बांटेंगे। इस दौरान पीसी शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों पर भी जमकर निशाना साधा। जब से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी है, इन लोगों ने पहले राउंड में सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायकों को तोड़कर बेंगलुरु ले जाके कमलनाथ जी की चलती हुई सरकार गिरा दी। और उसकी वजह से ये कोरोना की सरकार संभाल नहीं पाई। शिवराज जी की एक महीने तक खुद मुख्यमंत्री थे, फिर 5 कैबिनेट के मंत्री बनाए, फिर इनमें आपस में झगड़ा हुआ मंत्रिमंडल के लिए, फिर विभागों के लिए झगड़ा हुआ, और आज की तारीख में ये वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं। इनके पास एक सीनियर आदमी नहीं है जो कैबिनेट की मीटिंग ले ले। तो कुल मिलाकर इनमें घमासान चली हुई है, और जो बिक गए हैं उनके लिए नारा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। एक बार फिर कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। जनता कमलनाथ जी को और कांग्रेस को समझ गई है। सभी को मालूम है कि कमलनाथ जी के कुशासन के कारण जो उन्होंने अपने विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का अपमान किया, किसी की सुनी नहीं, उसके कारण कांग्रेस के विधायक अलग हुए हैं। सभी को मालूम है कि जितने 22 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में, किसी को भी किसी प्रकार का प्रलोभन या धन बल इसका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने स्वेच्छा से इस काम को किया है। बीजेपी ने कोई प्रयास नहीं किया था। कांग्रेस के अंदरूनी कलह थी कि कांग्रेस टूटी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस अभियान चलाए, उसका स्वागत है। चुनाव में उनको जो करना करें, लेकिन जनता अब समझ गई है। और उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में नाराज नेताओं को मनाने का काम अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा करेंगे। इसके लिए नाराज नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के बीच समन्वय बनाया जाएगा। पार्टी से नाराज नेताओं के समूह ने रघुनंदन शर्मा से मुलाकात की और अपनी नाराजगी पार्टी तक पहुंचाने की उनसे अपील की। अब 9 अगस्त को एक बार फिर नेताओं से रघुनंदन शर्मा बात करेंगे और नेताओं की बात को प्रदेश नेतृत्व तक भी पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए नेताओं पर रघुनंदन शर्मा ने कहा है कि मंत्री पद छोड़कर आए नेताओं को पद देना ठीक है, लेकिन विधायकी छोड़कर आए नेताओं को पद से नवाजना गलत है। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य, चिंतक, विचारक रघुनंदन शर्मा जी। रघु जी, कल एक महत्वपूर्ण बैठक आपके साथ, आपने कुछ नेताओं के साथ की है। ये कह सकते हैं कि कथित रूप से जो पार्टी से साइडलाइन है या नाराज हैं, उन नेताओं के एक समूह ने आपसे बात की है। तो क्या चर्चा हुई है, क्या रूपरेखा बनी है? देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि मेरे साथ कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, ऐसे जो लोग हैं जो ये महसूस कर रहे थे कि वे उपेक्षित हैं, उनसे संपर्क नहीं कर रही है पार्टी, उनसे परामर्श नहीं कर रही है, उनसे संवाद नहीं हो पा रहा है। तो संपर्क और संवाद के अभाव में जो चिंताग्रस्त नेता थे, जो आज भी पार्टी के हित की सोचते हैं, उनने मुझे आग्रह किया कि हम आपके साथ बैठेंगे और इसका हल निकालना चाहिए। उन सब का भाव यही था कि पार्टी अति विश्वास में कहीं असफलता की ओर न बढ़ जाए, और इसलिए
ये चिंता उनको लगी और उन्होंने मेरे साथ बैठक करके और अपनी चिंता प्रकट की है। चिंता व्यक्त की और कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस बात को लेकर चिंतित हैं जो अपने आप को उपेक्षित मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार कांग्रेस से बीजेपी में आने का सिलसिला जारी है। विधायकों का इस्तीफा होता है, वो पार्टी में आते हैं और शाम तक उनको पद मिल जाता है। आपको लगता है कि ये स्थिति ठीक है एक विचारधारा की पार्टी में? यही तो सारे मूल कारण हैं जिसके कारण ये प्रमुख कार्यकर्ता मुझसे मिले हैं कि जो कल आया उसे आज कहीं न कहीं बिठा दिया, और हम जो वर्षों से हैं हम बैठे हैं, हमारी चिंता करने वाला कोई है नहीं। इसलिए आप हमारी चिंता करो, आप हमारी ओर से पार्टी के प्रमुख लोगों से बातचीत करो, और इसके लिए कुछ लोग 9 अगस्त को फिर से मिलेंगे, मेरे पास आएंगे और हम सब मिलकर के फिर पार्टी में किस व्यक्ति से किस पदाधिकारी से मिले और अपनी बात कहें और उनको कहें कि जरा संपर्क और संवाद बढ़ाएं, उपेक्षा को दूर करें और पार्टी में जो प्रेम भाव और सामंजस्य पहले था वैसा का वैसा वातावरण निर्मित करें। उसके लिए 9 अगस्त को फिर से बात करेंगे तो अब हम बताएंगे आपको। सरकार लगता है कि सरकार बीजेपी को बनाना थी इसलिए सब हुआ, तो जो नेता असंतुष्ट हैं, जो अपने आप को असंतुष्ट कहते हैं या उनके साथ अन्याय हुआ है जैसा वो मानते हैं, तो क्या उन नेताओं को थोड़ा इंतजार नहीं करना चाहिए कि उपचुनाव के बाद पार्टी उनके बारे में फैसला लेगी? देखिए, जब कुछ लोग मंत्री रहते हुए छोड़ करके आए तो पार्टी ने अपनी उदारता के कारण ये विचार किया कि जो लोग मंत्री रहते हुए छोड़ करके आए उनको मंत्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको मंत्री बनाएंगे। लेकिन जो सामान्य विधायक थे और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो उनको बनाने की, अभी पद देने की इतनी जल्दी नहीं थी। हमें उनका विचार करना चाहिए था जो समर्पित भाव से पार्टी के साथ आज भी खड़े हैं, हर संघर्ष में हमारे साथ लड़े हैं, और ऐसे लोगों को भी उनको महत्व देने की आवश्यकता थी। तो वे लोग जरा नाराज हैं और उनकी नाराजगी दूर करने का हम जैसे लोग प्रयत्न करेंगे। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा जी, जिनका ये कहना है कि जो विधायक मंत्री पद छोड़कर आए हैं उनका तो ठीक, लेकिन जो विधायक अभी कांग्रेस से बीजेपी में आए उनको इतना पद देने की इतनी जल्दी क्या थी। उनका ये कहना है कि जो असंतुष्ट लोग हैं उनके साथ बैठक होगी, 9 अगस्त को फिर एक बार बैठक होगी, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़ भोपाल। उपचुनाव का चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।